गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास राजनीति विज्ञान फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन है, नाम है उसका संविधान। क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं संविधान क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन, किसे हम संविधान कहते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो देखो, संविधान एक लिखित प्रलेख है। संविधान क्या है? लिखित प्रलेख, जो सरकार को समयानुसार शासन प्रबंध करने की कार्य पद्धति प्रदान करता है। क्लियर? मतलब ये एक लिखित प्रलेख है। संविधान लिखित प्रलेख के अलावा अलिखित भी हो सकता है। मतलब संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान है वो अभिसमयों पर आधारित होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे कोई विषय वस्तु बनती है उसमें परिवर्तन होता जाता है, वो है अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र देश है जहां संविधान लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है, अभिसमयों पर आधारित संविधान है। आवश्यक परिस्थितियों के कारण जो भी अभिसमय कोई सूचना उसमें बदलाव होता है, संविधान में परिवर्तन हो जाता है। तो एक लिखित प्रलेख है जो सरकार को समयानुसार शासन प्रबंध करने की विषय वस्तु उपलब्ध करवाता है या पद्धति उपलब्ध करवाता है। ऐसी जो है उसे हम संविधान कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इस संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता हुई संविधान की। सबसे पहले संविधान कैसे बना, पहले इस पूरे विश्व की बात करें, विश्व स्तर पर, तो सबसे पहले मानव जो था वो बर्बर अवस्था में था। कैसी अवस्था में था? बर्बर अवस्था में था, यानी झगड़ालू था। झगड़ालू मतलब झगड़ा करने वाला, या यूं कहें कि मानव आदि मानव था। और आदि मानव होने की स्थिति में उसके पास खान पान की व्यवस्था के लिए वो इधर से उधर भटकता रहता था, कभी इधर गया कभी इधर गया। अकेला होने के कारण उसको जो भी दूसरा दिखाई देता था जंगली जानवरों की तरह, उस पर वो आक्रमण करता था। अब लोगों को, मतलब जो शक्तिशाली था और दूसरा एक कमजोर आदमी था, तो शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किस पर आक्रमण किया जाता? कमजोर आदमियों पर। जब कमजोर आदमी पर आक्रमण किया जाता तो कमजोर आदमी ने क्या किया? एक गुट बनाना प्रारंभ किया। उस आदमी को डराने के लिए एक गुट बनाया। मतलब एक की जगह वो दो दो रहने लगे, तीन तीन रहने लगे, दो दो तीन तीन होने लगे। तो एक तरह से उनकी एक जैसे व्यवहार, एक जैसी आदतें, एक जैसा उनका रहन सहन, एक जैसा खान पान। सामान्यतः यही होगा कि दो व्यक्ति साथ कब बैठेंगे? जब उनका आचरण एक जैसा होगा, उनका व्यवहार एक जैसा होगा, उनका खान पान एक जैसा होगा, अन्यथा एक जगह नहीं बैठ सकते। तो एक जगह बैठाने के लिए, या यूं कहें कि उस शक्तिशाली आदमी को दबाने के लिए लोगों ने क्या की? एकजुटता की। दो दो तीन तीन आदमियों का समूह बना और उस समूह को कहा गया उस टाइम कबीला। जो दो दो तीन तीन आदमियों का जो समूह बना उसको क्या कहा गया? कबीला कहा गया। कबीले के लोग जो थे उन्होंने अपना व्यवसाय परिवर्तन किया। पहले कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। कोई जंगली जानवर मिल गया उसको खा लेते थे, मारते, बस इतना ही काम था। ताज़ा लाना, ताज़ा खाना, किसी प्रकार का भविष्य की उसे चिंता नहीं थी। कल क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं थी। कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। पेड़ों के पास में रहते थे, जहाँ नदियों का प्रवाह तंत्र था वहाँ रहते थे। इसलिए
मानव जो कबीले के रूप में हुआ, तो कबीले के रूप में रहने के साथ ही इन्होंने कृषि प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की? कृषि। मतलब सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा काम किया? कबीले के रूप में रहते ही एक जगह एक समूह के रूप में रहना प्रारंभ किया, और समूह के रूप में रहने प्रारंभ करते ही इन्होंने कृषि कार्य की। और कृषि कार्य कहाँ की? जो क्षेत्र उपजाऊ था, जो क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र था, उस उपजाऊ क्षेत्र में कृषि कार्य करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और उपजाऊ क्षेत्र कौन सा था? जो नदियां जो थी, बहुत सारी नदियां थी, उसके आसपास का जो क्षेत्र था, क्योंकि कृषि बिना पानी नहीं हो सकती। और आज की तरह उस टाइम न ट्यूबवेल थी, न कुएं थे, न बावड़ियां थी, ये सब बाद में बने हुए थे। इसलिए नदियों का जो प्रवातंत्र था, उस नदियों के प्रवातंत्र के पास का जो क्षेत्र था, वहां इन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अब ये जो कृषि करते थे, आज की तरह उस टाइम कीटनाशक दवाइयां नहीं बनी हुई थी, इसलिए 1 साल 2 साल 3 साल कृषि करने के बाद वो जमीन क्या हो जाती थी? अनुपजाऊ हो जाती थी। और जब जमीन अनुपजाऊ हो जाती थी, तो उन्होंने क्या किया? उस जमीन को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरी नई जमीन की खोज में निकल पड़े। ठीक है, उसको नाम देते हैं हम स्थानांतरित कृषि। मतलब एक व्यक्ति स्थानांतरित कृषि किसे कहेंगे? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि वह कृषि है जो एक स्थान पर कृषि की, वह जमीन अनुपजाऊ हो गई, अनुपजाऊ होने के बाद उस जमीन को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाना क्या है? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अब क्या हुआ? स्थानांतरित कृषि के कारण एक कबीला यहां आया, दूसरा कबीला यहां आया, तीसरा कबीला यहां आया, चौथा कबीला यहां, ऐसे कबीले कुछ नजदीक आने लगे, क्योंकि जमीन जो नदियां थी उसका प्रवाह सीमित था। जमीन तो बहुत थी उस टाइम, लेकिन उसका क्या था? प्रवाह तंत्र सीमित था। और सीमित प्रवाह तंत्र होने के कारण, कम प्रवाह तंत्र होने के कारण, या जमीन कम जो थे, इसलिए इन्होंने स्थानांतरित कृषि को नजदीक ला दिया एक दूसरे के। जैसे जैसे ये नजदीक आए, तो इन्होंने लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दी इन कबीलों में। सबसे पहली लड़ाई किस में लड़ी गई? पहले बर्बर मानव के मध्य हुई। बर्बर मानव अपने आप को बचाने के लिए कबीलों का निर्माण किया। कबीलों में आते ही इन्होंने क्या काम कर दिया? कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कृषि कार्य करने के बाद में कौन सी कृषि हुई? इन्होंने की स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि करने के बाद में कबीले आपस में जुड़ने लगे, पास पास आने लगे। और जब कबीले पास पास आए, तो क्या हुआ? लोग एक जगह होते क्या होंगे? लड़ाई, है ना? लोग एक जगह हुए तो जमीन आपस में टच होने लगी, और जमीन टच होते ही, कृषि कार्य सीमित होते ही लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया। यानी दोबारा अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। दोबारा क्या हो गई? अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। चारों तरफ अराजकता का व्यवहार पैदा हो गया, अराजकता की स्थिति विद्यमान हो गई। अराजकता की स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे लोग और मृत्यु तक पहुंचने लगे, तो लोगों को बचने के लिए इन्होंने महसूस किया कि हमारे ऊपर एक सत्ता होनी चाहिए, है ना? बचने का उपाय ढूंढने लगे। क्या करने लगे? ये बचने का उपाय ढूंढने लगे। और बचने का उपाय ढूंढने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि हमारे ऊपर एक बाहरी सत्ता हो, और वह सत्ता हमें क्या करे? नियंत्रित करे। इसलिए इन्होंने क्या काम किया? राज्य निर्माण के बारे में विचार मंथन किया। क्या बनाया इन्होंने? राज्य बनाया। कबीलों से क्या बना? समाज बना, और समाज के बाद में इन्होंने राज्य बनाया। अब राज्य कैसे बना? राज्य बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। इसके कुछ सिद्धांत हैं जो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला क्या है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। मतलब क्या हुआ? देवीय उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है? देवीय उत्पत्ति से तात्पर्य है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो देवता के कृपोप से हुई है। अर्थात हमारे ऊपर शासन प्रबंध करने के लिए राजा ने, हमारे ऊपर शासन प्रबंध करने के लिए भगवान ने, है ना, देवता ने राजा बनाकर भेजा। शक्तिशाली आदमी क्या बनाकर भेजा? राजा बनाकर भेजा। इसे हम कहते हैं देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा बना, राजा आए, यहां पर शासन प्रबंध करना चालू कर दिया।
ठीक है। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी विचारधाराओं ने इन्हें नकार दिया। बोले साहब आज तक हमने देवता नहीं देखा है, केवल मूर्तियां देखी है ना, देवता कभी देखा है? हनुमान जी, गणेश जी, नाम बहुत सारे सुने हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी, ये नाम सुनते हैं, लेकिन हमने कभी देवता को देखा नहीं देखा ना, देवता को देखा नहीं है। इसलिए देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को लोगों ने नकार दिया। बोले न तो राजा कभी भगवान यहाँ आए, कभी न यहाँ देवताओं द्वारा यहाँ पर शासन प्रबंध करने का, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना हुई। अब जब किसी सिद्धांत की आलोचना होती है तो एक नया सिद्धांत उभर कर आता है ना, नया आता है ना। तो इन्होंने उस नए सिद्धांत का नाम दिया कि देवी उत्पत्ति से नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत। दूसरा क्या है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृ यानी पितृ, वो पितृ नहीं, पितृ मतलब पिता, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? इस पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आधार पर कि राज्य की उत्पत्ति सबसे पहले परिवार का जो मुखिया था वो कौन होता था? पिता होता था, पिताजी, है ना। परिवार का मुखिया होता था कौन? पिता। कुछ परिवारों के मुखिया एक साथ मिले, है ना, पर उसे समाज का मुखिया बनाया गया। उसे क्या बनाया गया? समाज का मुखिया बनाया गया। कुछ समाजों का मुखिया मिले और उसे राज्य का मुखिया बनाया गया। दूसरा जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति है वो पिता से हुई है। सबसे पहले परिवार का जो मुखिया था पिता बना, पिता है वो समाजों से मिला, उसमें एक समाज का मुखिया बनाया गया और समाज के बहुत सारे मुखिया मिलकर राज्य का निर्माण किया। जबकि लोगों ने इस सिद्धांत को भी नकार दिया। बोले कि इतनी समझ नहीं हो सकती मानव में, जब वो बर्बर अवस्था में था, जब वो कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करता था, जंगलों के संग वो रहता था, जंगलों के अंदर ही उनका रहन सहन था, उस दौरान उसमें इतनी समझ नहीं हो सकती कि वो राज्य का निर्माण कर सके। इसलिए इस बात को नकार दिया और उन्होंने कहा कि उस दौरान पिता का कोई औचित्य नहीं था, राज्य निर्माण में पिता का कोई औचित्य नहीं था। परिवार जो है वो पिता से नहीं, किससे चलता है? माता से। इसलिए इसका नया सिद्धांत नाम दे दिया मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत। क्या नाम दे दिया? मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मतलब राज्य की जो उत्पत्ति है इसके अनुसार माता से हुई है, मतलब परिवार जो किससे बना है? माँ से बना है। और माँ के बाद में आज भी जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें जितने भी जो मुखिया हैं परिवार की, उसे माता के रूप में, वर्तमान में हमारे यहाँ जो भामाशाह बन रहे हैं कार्ड, इसके अलावा जो वर्तमान में जन आधार कार्ड बन रहे हैं वो महिलाओं के नाम से बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? माता की है ना। राज्य मतलब सबसे पहले माँ ने परिवार संभाला और परिवारों के बाद में बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ। मातृसत्तात्मक सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने भी नकार दिया, बोले इससे भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने बताया शक्ति का सिद्धांत। क्या बना? शक्ति का सिद्धांत। अलग जो विद्वान आए उन अलग विद्वानों ने नाम दिया कि राज्य है वो शक्ति के आधार पर बना है। कैसे बना? शक्ति के आधार पर कि लोग जो हैं आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, आपस में विवादों की स्थिति आई, चारों तरफ मारकाट हुई और मारकाट में जो शक्तिशाली था, जो अपने आप को विशेष मानता था, विशेष शक्तिशाली था, सबको मारकाट के जो सबसे शक्तिशाली था वो राजा बना। और पहला विश्व का राजा बना लेवियाथन। लेवियाथन। इस शक्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा जो था उसका पहले राजा का नाम था लेवियाथन। लेवियाथन, ये पुस्तक भी लिखी हुई है बाद में लेवियाथन की। लेवियाथन इसका अर्थ होता है शीश कटा हुआ, बिना शीश का, बिना सिर का, शीश कटा हुआ, बिना सिर का आदमी। शीश कटा हुआ का मतलब बिना सिर का आदमी, मतलब युद्ध हुआ,
चारों तरफ युद्ध में जो आदमी जीता वो क्या बना? राजा बना। ठीक है, ये था शक्ति का सिद्धांत। इसको भी नकार दिया गया, शक्ति के सिद्धांत को भी नकार दिया गया। और शक्ति के सिद्धांत को यह कहते हुए नकार दिया गया कि यह सिद्धांत है औचित्यपूर्ण है, कभी भी लड़ाई के बाद में शांति होना संभव नहीं है, लड़ाई होने के बाद में विवाद बढ़ता है, कम नहीं होता है। दूसरा आदमी शक्ति संचयन करके उसको समाप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि बाद के जो इतिहास है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सत्ता का आधार है वो शक्ति नहीं, राज्य जो बनता है वो समझौते के आधार पर बनता है। तो अंतिम जो सिद्धांत है वो कौन सा है? समझौते का सिद्धांत, समझौता का सिद्धांत। क्लियर? अंतिम जो सिद्धांत है वो कौन सा है? समझौते का सिद्धांत। यानी राज्य की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है? समझौते के आधार पर हुई है। हालांकि होब्स, लोक, रूसो है इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं कि मानव में उस दौरान इतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो अंतिम जो स्वरूप माना गया है वो समझौते का। कैसा समझौता हुआ? सबसे पहले परिवार बने। उनके अनुसार समझौते के सिद्धांत की बात करें तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले परिवार बना, परिवार के बाद में परिवार के लोग मिलकर एक समाज बनाया, समाज परिवार से कुछ बड़ा हुआ, बहुत सारे समाजों ने अपने अपने समाज के मुखिया का निर्माण किया। समाजों का जो मुखिया है बहुत सारे एक साथ मिलकर समाजों के मुखियाओं को एक साथ मिलाया गया और राज्य नामक संस्था का गठन हुआ। और उस दौरान जो शासन का स्वरूप चला वो कौन सा चला? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। शासन के स्वरूप की कौन सी प्रणाली? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसमें सर्वोपरि जो है वो कौन है? राजा। राजा क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? राजा में। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने का काम भी वही करेगा, उनको क्रियान्वयन करने का काम भी वही करेगा, और उनकी जो व्याख्या करने का काम है वो भी कौन करेगा? राजा करेगा। समस्त प्रकार के अधिकार किसके पास हैं? राजा के पास हैं। समस्त प्रकार की कार्य प्रणाली है वो किसके पास है? राजा के पास है। तो सबसे पहले राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुई। ठीक है। अब लिकोक महोदय है, उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया है। लिकोक महोदय है, इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया है कि कौन सा राज्य किस प्रकार बने, क्या क्या इनकी विशेषताएं हों। तो देखो, लिकोक के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण दो रूप दिए इन्होंने कि वर्तमान शासन व्यवस्था तक हम कैसे पहुंचे। वर्तमान शासन व्यवस्था तक पहुंचने के लिए इन्होंने एक तरफ तो लिखा है शुद्ध शासन, एक तरफ तो इन्होंने क्या बताया है? शुद्ध शासन, और दूसरी तरफ इन्होंने बताया है विशुद्ध या गलत शासन व्यवस्था। ठीक है। शुद्ध शासन व्यवस्था में सबसे पहले आपने क्या बनाया? अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक आपने क्या पढ़ा? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली निकाल ली थी ना। तो सबसे पहले कौन सी प्रणाली थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यानी राजा सर्वे सर्वा था। और आपने पढ़ा कि राजा की उत्पत्ति चाहे देवता ने हमारे ऊपर शासन प्रबंध करने के लिए भेजी हो, पितृ सत्तात्मक से बना हो, मातृ सत्तात्मक से बना हो, शक्ति के सिद्धांत से बना हो, या समझौते के सिद्धांत से बना हो, जो पहली बार राजा बनता है वो जनता की भलाई, क्योंकि उसे व्यक्तिगत रूप से लोग जानते हैं, इसलिए वो क्या करता है? जनता की भलाई करता है, जनता की कार्यों को व्यवस्थित करता है, उनके शासन व्यवस्था को वो समायोजित करता है, शासन के स्वरूप को वो अच्छी तरह जानता है, प्रत्येक व्यक्ति का दुख दर्द समझता है, उनसे वो मुलाकात करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इस राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो राजा है वो क्या होता है? वंशानुगत होता है। क्या होता है? राजा वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी। वंशानुगत का मतलब क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक के बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे बनते हैं। तो क्या होता है कि तीसरी पीढ़ी में आते आते, यह प्रकृति की नियम है, तीसरी पीढ़ी में आते आते क्या होता है कि राजा का जो पद है वो गरिमायक होने लग जाता है।
उसको घमंड आ जाता है कि मेरे पास पूरी सत्ता है, मैं इसका दुरुपयोग कर सकता हूं, तो धीरे धीरे राजा में कई पीढ़ियों के बाद में क्या हुआ, जो राजा था उन्होंने जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, और जनता पर जब अत्याचार हुए तो अत्याचार कोई सहन नहीं करता। एक दिन सहन कर ले, 2 दिन सहन कर ले, 3 दिन सहन कर ले, कितने दिन आदमी सहन करे। इसलिए सहन नहीं होने की स्थिति में इन्होंने क्या किया, इस शासन व्यवस्था में क्रांति हुई। कौन सी शासन में? राजतंत्रात्मक नाम नहीं है उस दौरान। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तो वह शासन व्यवस्था है जिसमें राजा जनता की भलाई के लिए काम करता है, देश के विकास के लिए काम करता है, उसके उत्थान के लिए काम करता है। यानी कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चाणक्य के बारे में बताया है कि चाणक्य जब राजा बना था, उन्होंने शासन के स्वरूप के लिए, उस दौरान लाइटें नहीं थी, लालटेन थी, तो लालटेन 2 रखता था। कोई भी आदमी उनसे मिलने के लिए जाता तो पहले उनसे काम पूछता था, बोलो भाई कौन सा काम है, व्यक्तिगत कार्य है या राज्य का कार्य है। यदि वो व्यक्तिगत कार्य था तो लालटेन जो काम कर रहा है, उस लालटेन 2 लालटेन थी, पहले लालटेन थी राज्य कार्य के लिए और दूसरी व्यक्तिगत कार्य, उस लालटेन को बुझा देता था और अपनी पर्सनल लालटेन जला लेता था। जब उसे पूछा गया, बोले महाराज आप ये दोनों में तेल बराबर जल रहा है, इस लालटेन को क्यों बुझाई है और ये क्यों चालू की है, तो उन्होंने ये बताया कि ये केवल राजकार्य के लिए, यदि मैं जिस समय राजा के कार्य करूंगा, राजकार्य करूंगा, उस दौरान इसका उपयोग करूंगा। मेरे व्यक्तिगत कोई काम में या कोई मेरे से कोई मिलने आया, कोई मेरा रिश्तेदार आया, उसके समय में कौन सी लालटेन काम करूंगा, जो मेरी पर्सनल है। तो राजा, ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्या है, राजा शासन व्यवस्था का स्वरूप विद्यमान करता है, शासन के स्वरूप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जनता की भलाई के कार्य करता है, लोक कल्याणकारी कार्य करता है, किसी प्रकार की जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करता है, भ्रष्टाचार को दूर करता है। ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। लेकिन 2, 3, 5 पीढ़ियों के बाद में उसमें क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है, उसमें ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। इसलिए उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं निरंकुश तंत्र। क्या नाम दिया? निरंकुश तंत्र। और निरंकुश तंत्र का मतलब हुआ राजा द्वारा इस पर अत्याचार, जनता पर अत्याचार करना। और अत्याचार आप कितने दिन सहन करोगे? थोड़े दिन करोगे, फिर नहीं करोगे। क्यों करें भाई अत्याचार सहन? क्या जरूरत है अत्याचार सहन करने की? तो इसमें होती है क्रांति। इसमें क्या होती है? क्रांति। ठीक है, अब देखो क्रांति कौन करेगा? जनता। क्रांति करेगी जनता। अब अकेला आदमी क्या क्रांति कर सकता है? और जनता पूरी एक साथ क्रांति कर सकती है? उसमें एक नेता चाहिए। क्रांति करने के लिए क्या चाहिए? लीडर चाहिए, चाहिए ना? क्रांति के लिए चाहिए लीडर, जनता। अब इसमें 2, 4, 5 लोग क्या होंगे? लीडर होंगे, नेता होंगे। वो लड़ेंगे नहीं, वो लड़वाएंगे आगे होकर। सब जगह होता है, बिना लीडर काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? लीडर चाहिए। चलो ठीक, लीडर बना दिए साहब। अब 2, 4, 5 लीडर क्रांति में इस राजा को हटा दिया। राजा को हटा दिया तो एक नया शासन का स्वरूप आया। ये पहला नंबर का शासन था। दूसरा एक नया तंत्र आया जिसे हम कहेंगे कुलीन तंत्र। क्या नाम देंगे इसे? कुलीन तंत्र। कुलीन का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कुलीन का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ लोगों द्वारा जो शासन प्रबंध। ये श्रेष्ठ है कि नहीं है? क्रांति करने वाले हैं ना, और क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया, लीडरशिप की है। इसलिए इस शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? कुलीन तंत्र कहेंगे। अब कुलीन तंत्र में भी जब तक वो जनता की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, तब तक तो वो कुलीन तंत्र है। लेकिन जब वह भी जनता पर अत्याचार कर देने चालू कर देते हैं, उसमें भाई भतीजावाद आ जाता है, अपने अपने लोगों को वो नौकरियां देता है, अपने अपने लोगों के शासन में वो उसकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ऐसे शासन व्यवस्था को हम देंगे नाम अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र। इन दोनों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप। इसकी जगह ये कर सकते हो, इसकी जगह ये कर, दोनों का अर्थ सेम ही है, कोई खास अंतर नहीं है इसमें। निरंकुश इसको भी लिख सकते हो और अधिनायक इसको भी लिख सकते हो, दोनों सेम। मतलब बिगड़ा हुआ रूप है एक तरह से। बिगड़े हुए रूप में क्या होता है? बिगड़े हुए रूप में होता है अत्याचार जनता पर, और अत्याचार जनता सहन नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। तो अत्याचार सहन नहीं करेगी तो क्या होगा? इसमें भी
क्रांति। अब क्षेत्र बढ़ गया, क्या बढ़ गया? क्षेत्र बढ़ गया। जैसे हमारे यहां अंग्रेज थे, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद में वो भारत में व्यापार करने के लिए 1615 में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, और 1615 के बाद इन्होंने कोठी की स्थापना कर ली और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। तो ये कुलीन तंत्र था। ठीक है, अब कुलीन तंत्र में भी क्या होगी? क्रांति होगी। और क्रांति में इसकी तुलना में इसमें नेता ज्यादा होंगे, कम होंगे? ज्यादा होंगे, जनसंख्या ज्यादा है तो इसमें नेता क्या होंगे? ज्यादा होंगे सब। अब देखो, नेता जब इसमें ज्यादा होंगे क्रांति में, तो एक नया स्वरूप आएगा जिसका नाम है, वर्तमान में चल रहा है क्या? प्रजातंत्र, यानी जनता का शासन। अब देखो, प्रजातंत्र क्या है? जनता का शासन प्रबंध, जनता के लिए, जनता के द्वारा। डॉक्टर इब्राहिम लिंकन ने एक परिभाषा दी है इस प्रजातंत्र के बारे में। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन प्रबंध होता है, उस शासन व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। शासन राजतंत्र प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र भी जनता की भलाई, लोक कल्याणकारी कार्य, जैसे वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है। अब कोविड-19 के दौरान सरकार कहते भाई हमें कोई मतलब नहीं है, कोई जांच, किसी के पास पैसे हैं तो जांच करवाओ, किसी के पास पैसे नहीं है तो मरो, जिसको मरना है वो मरेंगे। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के राष्ट्र जो प्रधानमंत्री है, खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, नाम क्या है? इमरान खान। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि भाई जब हमारे पास इलाज ही नहीं है तो जांच करने की जरूरत कहां? चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और इन्होंने क्या किया? 80 लाख एकड़ जमीन और उसमें गड्ढे खुदवा दिए, क्योंकि वहां तो दफनाया जाता है ना पाकिस्तान में। गड्ढे खुदवा दिए, और गड्ढे खुदवाने के बाद इन्होंने ये कह दिया कि जो भी मरता है सीधा उस गड्ढे में बना दो उसकी वो मजहार। ठीक है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को लोक कल्याणकारी कहोगे? हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, जनता को संबोधित किया, श्रमिक ट्रेनें चलाई, राशन की आपूर्ति करवाई, पेयजल की समस्या तो पेयजल की आपूर्ति करवाई, लाइट, सड़कें, ये सब कार्य होते हैं। वो तो है क्या? लोकतंत्र या प्रजातंत्र। मतलब जिसमें सड़कों का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत विकास जहाँ होता है, ढांचे का निर्माण होता है, शासन का स्वरूप बनता है, शासन व्यवस्था विद्यमान होती है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रजातंत्र कहेंगे। लेकिन यदि उस प्रजातंत्र में भी जहां भाई भतीजावाद प्रारंभ हो जाता है, शासन का स्वरूप बिगड़ जाता है, जनता में हाहाकार मच जाती है, खान पान की व्यवस्था उनकी नहीं होती है, लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बन पाता है, तो ऐसे शासन व्यवस्था का नाम दिया इन्होंने भीड़ तंत्र। क्या नाम दिया? भीड़ तंत्र। भीड़ है शासन का स्वरूप जो नहीं है, तो उसे हम कहेंगे भीड़ तंत्र। ये जो वर्णन है, या यूं कहें ये जो वर्गीकरण है शासन के स्वरूप का, वो किसका है? लीकोक महोदय का। लिख लो इसको कि शुद्ध और अशुद्ध स्वरूप जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? लीकोक। प्रश्न आता है ये, लीकोक महोदय के अनुसार शासन के स्वरूप का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? चलो, अब हम कहां तक पहुंच गए? प्रजातंत्र तक पहुंच गए। अब हम बात करते हैं प्रजातंत्र के बाद भारत में इस संविधान को बनाने कैसे लगे, है ना? संविधान तो है ये, लेकिन ये भारत में कब कैसे बनाया गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखो, भारत में इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले कैसे बनी, तो पूर्व इतिहास पर चलते हैं, थोड़ा प्राग ऐतिहासिक काल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहले भारत की बात करें तो काल बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि जब से मनुष्य ने पढ़ना लिखना नहीं जानता था,